ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से, यानी कि एंग्लो सैक्सन से 6th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक। इस टाइम पर पोएम्स लिखी जाती थी दोस्तों, यानी कि जो ड्रामाज भी होते थे उनको भी पोएम्स की फॉर्म्स में लिखा जाता था, जिसको हम बोलते थे लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। इस टाइम की दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों। सबसे पहले तो बियोवुल्फ और दूसरी है विट्सिथ, जिसमें ये बियोवुल्फ बहुत ही फेमस है दोस्तों। इसको कहा जाता है फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम। इसको किसने लिखा ये पता नहीं, लेकिन इसको 3000 से ज़्यादा लाइनों में लिखा गया है, 3182 लाइनों में। और इस कहानी में बियोवुल्फ मेन कैरेक्टर का नाम है, जिसकी एंड में डेथ हो जाती है। ये उस टाइम का ऑडियंस का टेस्ट बताती थी कि उस टाइम पे लोगों को कैसी स्टोरीज पसंद आती थी, इसलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पोएम है। लेकिन दोस्तों आज के रीडर्स के लिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लिखने वाले ऑथर्स अपनी लैंग्वेज में राइम की बजाय एलिट्रेशन का बहुत यूज करते थे, भर भर के। मैं दोस्तों ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के कुछ फेमस वर्क्स के नाम बताता हूं, जैसे बियोवुल्फ, विट्सिथ, जेनेसिस, एक्सोडस, द वॉन्डरर, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्रिस्ट एंड सैटन, द ड्रीम ऑफ द रूड और द बैटल ऑफ मेल्डन। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे वर्क्स का पता नहीं कि कौन सा वर्क किसने लिखा है, लेकिन इस टाइम के ऑथर्स के दो बड़े नाम हैं दोस्तों, नाम नोट कर लो, साइनवुल्फ और कैडमैन। ये साइनवुल्फ रिलीजियस वर्क्स लिखता था ओल्ड इंग्लिश में। दोस्तों वैसे ओल्ड इंग्लिश में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ओल्ड इंग्लिश के बाद आता है टाइम मिडल इंग्लिश लिटरेचर का, यानी जियोफ्री चौसर जो उस टाइम के बहुत बड़े पोएट थे। 1340s के आसपास इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और 1357 में ये ब्रिटेन के राज दरबार के लिए एक पॉलिटिकल सर्वेंट बन गए। इनका सबसे फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, और दोस्तों मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में भी ये बहुत ही ज़रूरी वर्क है। लेकिन दोस्तों ये चौसर का कंप्लीट वर्क नहीं है, क्योंकि इसको पूरा लिखना चाहते थे चौसर, लेकिन पूरा लिखने से पहले ही वो गुजर गए, तो कैंटरबरी टेल्स पूरा नहीं हो सका। इसके बाद में उनको वेस्टमिंस्टर एबे पॉइंट्स कॉर्नर में दफनाया गया। ये पहले बंदे थे जिनको वहाँ पर दफनाया गया था। दोस्तों कैंटरबरी टेल्स के अलावा कुछ वर्क्स और फेमस हैं चौसर के, जैसे उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए एक एलिजी लिखी थी, उसका नाम था द बुक ऑफ द डचेस। ये भी बहुत फेमस वर्क है दोस्तों, याद रखना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौसर ने अपना सबसे फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स बड़ा लेट शुरू किया था, जिसकी वजह से वो उसको पूरा नहीं कर सके। इनके अलावा भी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने अपना बहुत ही फेमस रिलीजियस वर्क लिखा है जिसका नाम है पियर्स प्लोमन। दोस्तों इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मॉरलिटी प्लेज और मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे, और इस टाइम का सबसे फेमस मॉरलिटी प्ले है एवरीमैन। हम लोगों ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ा था जॉन बनियन का, उसकी तरह ही ये प्ले है दोस्तों एवरीमैन। पहले तो मैं आपको इस मिरेकल प्लेस का मतलब समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता था, स्टोरीज को बाइबल से उठाया जाता था, यानी कि अगर बाइबल से स्टोरीज उठाई जा रही है तो ऐसे प्लेस को परफॉर्म कौन करेगा, चर्च के पादरी वगैरह। और दोस्तों एक प्ले को पूरे टाउन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीन को परफॉर्म किया जाता था, ताकि प्ले की ऑडियंस बढ़े, और लास्ट में प्ले को परफॉर्म किया जाता था चर्च में, स्पेशली चर्च के अंदर, ताकि चर्च के बाहर पब्लिक इकट्ठी हो और इस बहाने चर्च में भी जाए। मॉरलिटी प्लेस का मैंने आपको बता दिया एवरीमैन। मिरेकल प्लेस जो होते थे उनको चर्च परफॉर्म करता था। और दोस्तों एक टाइप के और प्ले होते थे इस टाइम पर, जिनको बोला जाता था इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स प्ले कैसे होते थे कि जिनको पैसे वाले अमीर लोगों के घरों में परफॉर्म किया जाता था। इस टाइप के प्लेस में सबसे बड़ा नाम है जॉन हेवुड का। अब इन तीन टाइप के प्लेस के बाद में एज आती है एलिजाबेथन एज। इसको इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज माना जाता है। मैं आपको बता दूं चौसर की डेथ हो गई थी 1400 में, और उनकी डेथ के बाद में एलिजाबेथन एज तक कोई भी ग्रेट वर्क नहीं लिखा गया। तो दोस्तों ये तो मैंने कई बार बताया, लेकिन इस पीरियड को जियोफ्री चौसर से लेकर के एलिजाबेथन तक के पीरियड को कहा जाता है बैरन एज। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कहा जाता है इसको बैरन एज, यानी कि बंजर एज। लेकिन इस बीच दो बड़े नाम सामने आते हैं जिनके नाम याद कर लो। सबसे पहले सर थॉमस वाइट और दूसरे अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस वाइट ने तो इंग्लैंड को सोनेट के बारे में बताया, और अर्ल ऑफ सरे इन्होंने तो कमाल कर दिया, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ब्लैंक वर्ड्स का यूज सिखाया। थॉमस वाइट ने इटालियन पोएट पेट्रार्क को कॉपी किया, और अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश में लाकर कमाल कर दिया, क्योंकि बाद में क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन जैसे लेजेंड्स ने इस ब्लैंक वर्ड्स का अपने वर्क्स में यूज किया। और दोस्तों इस टाइम पर एक बहुत ही फेमस बुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री पब्लिश हुई थी,
मैं आपको बता दूं ये ग्रुप में पब्लिश हुई थी जिसे किसी एक आदमी ने पब्लिश नहीं करवाया था, जिसका नाम था टोटल्स मिसैलेनी। इस बुक के अंदर सॉन्ग्स और सोनेट्स थी और ये बुक इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पहली प्रिंटेड बुक ऑफ पोएट्री यही मानी जाती है दोस्तों, जिसे किसी एक आदमी ने नहीं लिखा था, बल्कि इसमें अर्ल ऑफ सरे की 40 पोएम्स थी, थॉमस वाइट की 96 पोएम्स थी और बाकी 135 और दूसरे पोइट्स की पोएम थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सारी पोएम्स ही बहुत अच्छी थी, बल्कि कुछ पोएम्स तो एकदम बचकानी थी। अब ये पहली बुक ऑफ सोनेट्स आ चुकी है, तो इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने भी 154 सोनेट्स अपनी लिख दी और 1609 में उनकी सोनेट्स भी पब्लिश हो गई। शेक्सपियर ने कभी पब्लिश करवाने की नहीं सोची थी इन सोनेट्स को, और ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपने किसी दोस्त WH के लिए इस पोएम को लिखा था। दोस्तों, माना जाता है कि शेक्सपियर का ये दोस्त था विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक था, जो उसके लिए लिखी थी, और डार्क लेडी के लिए ये सोनेट्स लिखी थी। और शेक्सपियर ने इसके अलावा 2 लॉन्ग पोएम्स भी लिखी है जिनका नाम है वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी। दोस्तों ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ एलिजाबेथन लिटरेचर में पोएट्री के बारे में, ड्रामा के बारे में बाद में बात करूंगा। तो इस एलिजाबेथन एज में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों एडमंड स्पेंसर का, जिनको बोला जाता है द पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है पोएट्स पोएट, कवियों के कवि। और दोस्तों इनकी एक पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम था शेफियर्ड्स कैलेंडर 1579 में। इसको 12 बुक्स के अंदर पब्लिश करवाया गया था और 12 महीनों में 12 बुक्स को पब्लिश करवाया गया था, यानी कि साल के हर एक महीने के लिए एक बुक। एडमंड स्पेंसर ने पेट्रार्कन स्टाइल में 88 सोनेट्स लिखी और इसके अलावा 2 ओड्स भी लिखी है एडमंड स्पेंसर ने, जिनका नाम है एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। एपिथैलेमियन जो थी इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी, और फिर इसके बाद एडमंड स्पेंसर का ग्रेट एलेगोरिकल वर्क आया फेयरी क्वीन। ये एडमंड स्पेंसर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी दोस्तों। इसी पोएम के अंदर एडमंड स्पेंसर ने अपने स्पेंसरियन स्टैंजा की खोज की थी। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है? 9 लाइनों का एक स्टैंजा होता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मीटर स्पेंसर ने डाला और उसकी राइम स्कीम भी बहुत अलग दी थी, ABA BBC BBC। ये उनके स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम थी दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने अपना फेमस रोमांस वर्क आर्केडिया लिखा। सर फिलिप सिडनी सिर्फ पोएम्स नहीं लिखते थे, प्रोज भी लिखते थे। उन्होंने अपना फेमस ऐसे लिखा है अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। इनके अलावा माइकल ड्रेटन और सर वाल्टर रोली, ये एलिजाबेथन एज के इंपॉर्टेंट पोएट्स थे दोस्तों। और बैन जॉनसन ने भी कुछ अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी थी एलिजाबेथन पीरियड में। और दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन एज में जो सबसे ज़्यादा जानने वाली ज़रूरी चीज़ है तो वो है यूनिवर्सिटी विट्स। ये एक ग्रुप था दोस्तों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पास आउट कुछ इंटेलिजेंट राइटर्स का, जिनमें शामिल थे जॉन लेली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश और थॉमस काइट। दोस्तों इन 7 इंटेलिजेंट लोगों को माना जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। इन्होंने भी इस एज में बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएट्री लिखी थी। दोस्तों जॉन लेली का एक फेमस वर्क है जिसका नाम है यूफियस, और इस वर्क में जॉन लेली ने जो स्टाइल को यूज किया है उसको बोला जाता है यूफियज्म। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, एक एक सेंटेंस को लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लिखकर ट्रिक्स और एलिट्रेशंस का इस तरह से यूज किया जाता है कि इसमें बहुत सारी सिमिलीज भी डाली जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है इसको। इसके अलावा इस टाइम की पोएट्री में बाद में आए जॉन डन, उन्होंने कुछ ब्यूटीफुल सोनेट्स लिखी थी दोस्तों, उनको भी एलिजाबेथन लिटरेचर में शामिल कर सकते हैं और इनका मेटाफिजिकल पोएट्री में बहुत बड़ा नाम है। जॉन डन की पोएट्री सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है दोस्तों। और दोस्तों इस टाइम पर सर फ्रांसिस बेकन ने एसेज लिखने की शुरुआत कर दी थी, तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इनके एसेज 3 एडिशन में पब्लिश हुए थे, 1597, 1612 और 1625। इनके कुछ पॉपुलर एसेज हैं ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऑफ ट्रैवल, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिंग एंड सिंगल लाइफ, ऑफ एंगर, ऑफ रिवेंज और ऑफ डेथ वगैरह। अब फ्रांसिस बेकन ने एसेज लिख दिए तो इन्हीं से इंस्पायर होकर बैन जॉनसन ने भी एसेज में अपना हाथ आजमाया। इनका एसे था द टिम्बर और डिस्कवरीज। फ्रांसिस बेकन से बहुत हद तक मिलते जुलते थे इनके एसेज। दोस्तों बैन जॉनसन ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी टाइम पर एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में बाइबल को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई। और ये काम करने की कोशिश किसने की? विलियम टिंडेल ने।
अब एलिजाबेथन एज में इतनी सारी पोएट्री लिखी गई, लेकिन इस एज की चीफ ग्लोरी है इस एज के ड्रामा। इस एज के ड्रामा ने ही इस एज को गोल्डन एज बनाया। और दोस्तों इस एज का पहला रेगुलर कॉमेडी प्ले था जिसका नाम था रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जिसको लिखा था निकोलस यूडल ने। और दोस्तों फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले था जिसको दो बंदों ने मिलकर लिखा था, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल। इस ट्रेजेडी का नाम था गॉर्बोडक। इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स ने ड्रामा को और शेक्सपियर को जो कुछ दिया वो शायद ही किसी और ने दिया होगा। इन्होंने ड्रामा में हीरोइक थीम्स को डाला। दोस्तों इन सातों यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे बड़ा नाम है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जान लो कि इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी थी, कॉमेडीज नहीं लिखी थी। जैसे एडवर्ड सेकंड, जियो ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, इन सबको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। और ब्लैंक वर्ड्स को क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत पॉपुलर किया था। बैन जॉनसन बोलते थे इस चीज के लिए, बैन जॉनसन बोलते थे क्रिस्टोफर मार्लो को अ माइटी लाइन ऑफ मार्लो। फिर इसके बाद थॉमस काइट जिन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी को लिखा था। दोस्तों इसका नाम है हैमलेट। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था आपको, ये बहुत हद तक शेक्सपियर के प्ले हैमलेट जैसा मिलता जुलता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स से शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिया है। फिर शेक्सपियर आए यूनिवर्सिटी विट्स के बाद में लंदन में एक्टर बनने के लिए। बड़े अजीब अजीब से काम किए थे एक्टर बनने से पहले इन्होंने। फिर यहाँ आकर एक कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के लिए ये प्लेज लिखने लगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने रेगुलरली कोई एक शैली को पकड़ के रखा, जैसे कॉमेडी लिख रहा हूँ तो कॉमेडी ही लिखूंगा। शुरुआत में इन्होंने 3 इमेच्योर कॉमेडीज लिखी जिनमें से उनके नाम है कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लेबर लॉस्ट, उसके बाद 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। 3 इनकी कॉमेडीज थी जिनको माना जाता है इमेच्योर कॉमेडीज। इसके बाद इन्होंने लिखी हिस्ट्रीज जिसमें रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ। फिर वापस ये कॉमेडीज पे आ गए। उसके बाद इन्होंने लिखी ट्रेजेडीज, फिर उसके बाद ट्रैजिक कॉमेडीज और अपने लास्ट प्लेज इन्होंने सबसे एंड में लिखे थे जैसे टेम्पेस्ट। उसके बाद कोलैबोरेशन में प्लेज लिखे थे। अब दोस्तों शेक्सपियर के प्लेज में इतनी वैरायटीज को देखकर लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि एक आदमी ने इतना सब कुछ कैसे लिख लिया। शेक्सपियर के बाद ड्रामा में एलिजाबेथन एज में सबसे बड़ा नाम था बैन जॉनसन का। बैन जॉनसन ने इस टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर को दिया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बैन जॉनसन ने दिया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाद में आया था दोस्तों रेस्टोरेशन एज में, पहले आया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और दोस्तों ये चीज़ आप देख सकते हो बैन जॉनसन के प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर। इसके अलावा बैन जॉनसन ने ऐसा ही एक और प्ले लिखा है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो इसी टाइम पर एक और फेमस ड्रामेटिस्ट थे जॉन वेबस्टर जिन्होंने डचेस ऑफ माल्फी को लिखा है। बहुत ही फेमस प्ले है डचेस ऑफ माल्फी। इनके अलावा थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन और थॉमस हेवुड, ये हैं एलिजाबेथन एज के कुछ फेमस ड्रामेटिस्ट। इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ड्रामेटिस्ट थे एलिजाबेथन एज में। अब दोस्तों एलिजाबेथन और जैकोबियन एज खत्म ही हो गई थी। इसके बाद जॉन मिल्टन आए। ये क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद घर में ज्यादा पढ़ते थे। ये अपने टाइम के एक जीनियस पोएट थे। ये पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे और उसी के साथ धर्म से भी जुड़े हुए थे। 1643 में मिल्टन ने अपने से कम उम्र की एक लेडी से शादी की थी जो मिल्टन को 2 साल के लिए छोड़ करके चली गई थी। उसकी वजह से मिल्टन ने डिवोर्स पर एक पैम्पलेट लिखा। दोस्तों मिल्टन की शुरुआती पोएम्स थी ऑन शेक्सपियर और ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। और इसके अलावा एक पास्टरल एलेजी लिखी मिल्टन ने एडवर्ड किंग की डेथ पर, जो कि डूबकर मर गया था आयरलैंड जाता हुआ, जिस एलेजी का नाम है लेसिडस। अब दोस्तों एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, यानी कि मिल्टन पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े हुए थे। और मिल्टन ने एक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सोनेट लिखी है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब मिल्टन ब्लाइंड हो रहे थे। और कंप्लीटली ब्लाइंड होने के बाद मिल्टन ने अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट को लिखा, जिसमें 12 बुक्स थी दोस्तों। 1677 में ये बुक पब्लिश हुई थी और इसको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। और इस पोएम में मिल्टन ने कई सारे नए नए वर्ड्स ढूंढ कर निकाले। दोस्तों इसी के जैसे मिल्टन ने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम है पैराडाइज रीगेन्ड। दोस्तों जॉन मिल्टन उस टाइम के पोएट थे जिस टाइम पर इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था, और ये थे प्योरिटन, यानी कि ये धर्म से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने उस टाइम पर ओलिवर क्रॉमवेल को बहुत सपोर्ट किया और पैम्पलेट लिख लिख कर इन्होंने छापे उनके सपोर्ट में। और मोनार्की के ये विरोधी थे, राजतंत्र के विरोधी थे। लेकिन इंग्लैंड में वापस राजतंत्र आ गया चार्ल्स सेकंड के साथ में, तो मिल्टन का बुरा वक्त भी आ गया इसके साथ में। और दोस्तों इसी टाइम पर मिल्टन के टाइम पर बहुत सारे लिरिकल पोएट्स ने भी जन्म लिया, जैसे
वो पोएट्स वॉर और लव पर लिखा करते थे। ऐसे पोएट्स को बोला जाता था कैवेलियर पोएट्स। इन पोएट्स में रिचर्ड लवलेस और सर जॉन सकलिंग शामिल है। इनके अलावा लिरिक पोएट्स में रॉबर्ट हैरिक और फिलिप मैसेंजर ये भी शामिल थे दोस्तों। प्रोज राइटर में थॉमस ब्राउन, थॉमस हॉब्स, थॉमस फलर और आइजैक वाल्टन ने बायोग्राफी ऑफ जॉन डन को लिखा है। ये कुछ प्रोज राइटर थे मिल्टन के टाइम के। इसके बाद दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, यानी कि चार्ल्स सेकंड वापस आ गया इंग्लैंड में। तो रेस्टोरेशन एज शुरू हुई 1660 से। इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों ये एज थी एक रेवोल्यूशन, यानी कि ऑलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर प्यूरिटन्स का राज था, तो उस वक्त बस उन्हीं का राज चलता था। यानी कि लिटरेचर पर, ड्रामा पर कोई फोकस नहीं किया, कोई ग्रोथ नहीं उस एज में। लेकिन चार्ल्स सेकंड वापस आया तो वो आर्ट में बड़ी रुचि रखता था, तो उसने थिएटर्स को वापस खुलवा दिया और ये एज बन गई बहुत बड़ी एज। और दोस्तों इस टाइम पर एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है, जॉन ड्रायडन, जो इस एज के सबसे बड़े लिटरेरी फिगर थे। मैं आपको बता दूं, जॉन ड्रायडन पहले मिल्टन की तरह ही प्यूरिटन थे, यानी कि ऑलिवर क्रॉमवेल को इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन चार्ल्स सेकंड जब वापस आ गया, मोनार्की वापस आ गई, तो उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया, अपने आइडियाज को बदल लिया, इन्होंने अपने व्यूज को बदल लिया। चार्ल्स सेकंड वापस आया तो जॉन ड्रायडन इंग्लिश मोनार्की के लिए बड़े लॉयल हो गए और उनके वापस आने पर एक पोएम लिखी, एस्ट्रा रेडक्स नाम की एक पोएम लिखी। और इन्होंने एक मॉक हीरोइक पोएम और लिखी थी जिसका नाम है मैक प्लैकनो। इसका नाम याद रखना, बहुत ही फेमस पोएम है, जो कि थॉमस शैडवेल पर इनका एक पर्सनल अटैक था। दोस्तों जॉन ड्रायडन एक पोएट होने के साथ साथ एक ड्रामेटिस्ट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इन्होंने अपने ड्रामाज में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया। ये अपने हीरोइक कपलेट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने शेक्सपियर के एक प्ले एंटोनी और क्लियोपेट्रा को उठाकर उसको एक तरह से मॉडिफाई करके, उसको पॉलिश करके पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया, ऑल फॉर लव नाम से। ड्रायडन ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी अपना काम किया, एक ऐसे लिखा जिसका नाम था ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा वर्क है दोस्तों, सबसे पहला बड़ा वर्क। दोस्तों रेस्टोरेशन एज में कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट भी थे जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करते थे, जैसे जॉर्ज ईदरिच, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वाल्चरली और जॉन वैनब्रू, ये सब कॉमेडी लिखते थे। फिर आए अलेक्जेंडर पोप, जो कि प्रोज और पोएट्री दोनों लिखने में माहिर थे। इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज पर अटैक करने के लिए मॉक एपिक पोएम्स लिखी और इन्होंने अपना फेमस वर्क ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म भी लिखा। और दोस्तों हीरोइक कपलेट्स का इन्होंने बहुत यूज़ किया था, जो कि ड्रायडन ने इंट्रोड्यूस की थी, उसका यूज़ इन्होंने बहुत किया था। और 1712 में इन्होंने अपनी पोएम द रेप ऑफ द लॉक को पब्लिश करवाया, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द बेस्ट पोएम है दोस्तों। एक मॉक हीरोइक पोएम है। और अलेक्जेंडर पोप ने 2 क्लासिकल वर्क्स को ट्रांसलेट किया था, जिनका नाम है इलियड और ऑडेसी। इन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की वजह से पोप बड़े पैसे वाले हो गए दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों पोएम्स की बात की जाए तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने भी अपनी कुछ पोएम्स लिखी थी इस टाइम पर, हीरोइक कपलेट्स का यूज करके, द ट्रैवलर और द डेजर्टेड विलेज। इनके बाद दोस्तों आए थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे अपनी एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने फर्स्ट अपनी पोएम लिखी थी जिसका नाम था ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑन ईटन कॉलेज, और उसके बाद एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके अलावा भी थॉमस ग्रे की कुछ फेमस पोएम्स हैं दोस्तों, जैसे ओड ऑन अ फेवरेट कैट और द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। इनके बाद दोस्तों विलियम ब्लेक, ये एक पोएट होने के साथ साथ एक पेंटर भी थे, और इन्होंने इस वक्त अपने 2 लिरिक कलेक्शंस को पब्लिश किया था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो अपनी एज के बहुत ही फेमस वर्क्स है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों रॉबर्ट बर्न्स, जो कि स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट भी माने जाते हैं, जिनका फेमस वर्क है अ विंटर नाइट ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। दोस्तों इन्हीं ग्रेवयार्ड पोएट्स के साथ साथ रोमांटिसिज्म आ रहा था इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस जैसे बड़े बड़े रोमांटिसिज्म आने से पहले के पोएट हैं दोस्तों। और दोस्तों रोमांटिसिज्म आने से पहले इसी बीच 18th सेंचुरी में नोवेल्स भी डेवलप हुई, शुरुआत में नहीं बल्कि मिड या लेट 18th सेंचुरी के अंदर। पहले तो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, समझाता हूं कैसे हुए थे। सबसे पहले डैनियल डेफो नाम के एक जर्नलिस्ट थे, लंदन में उस वक्त प्लेग फैल रहा था तो उसकी बात करते थे। का एक जर्नल था
द रिव्यू नाम का। और दोस्तों उसी वक्त इन्होंने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि एक रियल इवेंट पर बेस्ड नोवेल थी। इन्होंने सबसे पहले नोवेल्स लिखने पर काम किया। और दोस्तों इनके अलावा रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने मिलकर प्रोज राइटिंग में काम किया। और दोस्तों इसी वक्त जोनाथन स्विफ्ट, जो उस वक्त के ग्रेटेस्ट सटायर्स थे, उन्होंने जॉन ड्राइडन पर एक सटायर किया था द बैटल ऑफ बुक्स नाम से। और इसके अलावा उन्होंने लिखा था अ टेल ऑफ अ टब। और इसके बाद इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक नोवेल भी दी जिसका नाम था गलिवर्स ट्रैवल्स। दोस्तों ये बहुत ही लंबा वर्क है। और एक इनका और जरूरी वर्क है जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। फिर आए सैमुअल जॉनसन, जिनकी एज को एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को वो चीज दी जिसकी बहुत जरूरत थी, फर्स्ट डिक्शनरी 1755 में। और इनका एक पेपर था बहुत ही फेमस, द रैम्बलर नाम का। दोस्तों इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में 52 पॉइट्स के ऊपर 52 पॉइट्स के ऊपर एक वर्क लिखा है, द लाइव्स ऑफ द पॉइट्स नाम से। इस वर्क में जॉन डन, ड्राइडन, पोप, मिल्टन, थॉमस ग्रे, इन सबको शामिल किया है इन्होंने। तो सैमुअल जॉनसन के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें सैमुअल जॉनसन के दोस्त जेम्स बॉसवेल की लिखी हुई एक बायोग्राफी में मिलती है, जिस बायोग्राफी का नाम है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। इसके अलावा दोस्तों एडवर्ड गॉबिन ने अपना हिस्टोरिकल वर्क लिखा था इस टाइम पर, जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। और इतना सब होते होते इस टाइम तक मिड 18th सेंचुरी आ चुकी थी। तो अब इस टाइम पर नोवेल्स का ठीक तरह से जन्म हुआ। और दोस्तों इसमें सबसे पहला हाथ आजमाया सैमुअल रिचर्डसन ने। उन्होंने, वो एक प्रोज राइटर थे, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट नोवेल को पब्लिश किया जिसका नाम था पैमेला। 1740 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों इसको लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है। पैमेला नाम की लड़की होती है इसमें, वो लेटर्स लिखती है। सैमुअल रिचर्डसन ने अपना एक और फेमस वर्क पब्लिश करवाया जिसका नाम था क्लैरिसा, जो कि एक मास्टरपीस वर्क है रिचर्डसन का। इन्हीं दो वर्क्स के रेस्पॉन्स में दोस्तों हेनरी फील्डिंग नाम के एक प्लेराइट, जो प्लेराइट होते होते एक नोवेलिस्ट बन गए, उन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू कर दी। उन्होंने लिखी पैमेला के रेस्पॉन्स में जोसेफ एंड्रयूज और क्लैरिसा के रेस्पॉन्स में टॉम जॉन्स। ये दोनों नोवेल्स इतनी पॉपुलर रही दोस्तों कि इन्होंने हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल्स बना दिया। यहां दोस्तों ध्यान रखना, हेनरी फील्डिंग का लास्ट वर्क था एमिलिया। इस टाइम पर दोस्तों एक नॉवेलिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंस स्टर्न, जिन्होंने अपनी एक फेमस नोवेल ट्रिस्ट्रम शैंडी को लिखा है। दोस्तों ये नोवेल बहुत ही फेमस है। इसके अलावा अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, इनके वर्क दोस्तों लॉरेंस स्टर्न के वर्क पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे यूनिक वर्क हैं। और रोमांटिसिज्म आने से पहले पहले हॉरेस वालपोल नाम के भी एक इंग्लिश लिटरेचर में गोथिक नोवेल राइटर थे, जिन्होंने कासल ऑफ ऑट्रेंटो को लिखा है। दोस्तों ये रॉबर्ट वालपोल के बेटे थे। रॉबर्ट वालपोल जो ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। इसके बाद आए रोमांटिक्स इंग्लिश लिटरेचर में। 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म आया। इस टाइम के बड़े पार्ट से विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, इन तीनों को कहा जाता है लेक पोएट्स। फर्स्ट जनरेशन थी ये रोमांटिक्स की। वर्ड्सवर्थ पर तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। बात करता हूं कॉलरिज की। तो इन्होंने लिरिकल बैलेड्स में अपनी 4 पोएम्स पब्लिश करवाई थी दोस्तों। और वो 4 पोएम्स लिखने से ही कॉलरिज उस फर्स्ट एडिशन के स्टार बन गए। उसमें दोस्तों राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर सबसे ज़रूरी पोएम है, सबसे पहली पोएम है। इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज का एक क्रिटिकल वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। रोमांटिक एज में सेकंड जनरेशन के पोएट थे लॉर्ड बैरन, पी.बी. शैले और जॉन कीट्स। लॉर्ड बैरन का सबसे फेमस वर्क है डॉन जुआन, जो कि ग्रेटेस्ट सटायरिकल पोएम है। इसके अलावा विजन ऑफ जजमेंट, ये इनका एक फेमस वर्क है। पी.बी. शैले की बात की जाए तो पी.बी. शैले इस पीरियड के एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट थे। इनके रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड से बाहर कर दिया गया था। मैंने दोस्तों शैले और कीट्स दोनों पर एक अलग से वीडियो बना रखी है। दोस्तों रोमांटिक्स के टाइम पर ही विक्टोरियंस का जन्म भी होने लग गया था, जैसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनका जन्म हो गया था 1809 में, जिस वक्त रोमांटिक एज चल रही थी, बल्कि पीक पर थी रोमांटिक एज। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आने वाली विक्टोरियन एज के बहुत बड़े फिगर बनने वाले थे। और इनकी सबसे फेमस पोएम्स हैं लेडी ऑफ शैलॉट, लोटस ईटर्स, यूलिसिस। इसके अलावा इन मेमोरियम 1850 में जिसको पब्लिश करवाया गया था, ये एक लंबी सीरीज है जो टेनिसन ने अपने दोस्त
आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी थी। आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन के एक दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड थे, जिनकी 1833 में वियना जाते हुए डेथ हो गई थी। इनके अलावा दोस्तों विक्टोरियन एज के बहुत बड़े पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, दूसरे सबसे बड़े पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका जन्म भी रोमांटिक पीरियड में हो चुका था। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, इसी वजह से ये विक्टोरियंस में पॉपुलर हुए थे अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामा लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे और इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से शादी की थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक खुद भी विक्टोरियन एज की बहुत बड़ी पोएट थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड इस एज के तीसरे बड़े पोएट और एक कल्चरल क्रिटिक माने जाते हैं। इन्होंने स्कूलों में इंस्पेक्टर का भी काम किया है, क्योंकि इनके फादर खुद एक हेडमास्टर थे। इनके फेमस वर्क्स हैं थायरसिस, डोवर बीच और द स्कॉलर जिप्सी। इनके अलावा दोस्तों विक्टोरियन एज के और भी बहुत बड़े बड़े पोएट्स थे, जैसे डीजी रॉस्ट्री, जो कि एक पोएट होने के साथ साथ पेंटर और ट्रांसलेटर भी थे। उनकी पोएट्री बिलोंग करती थी फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री से। दोस्तों रॉस्ट्री नेचर पर लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। इनके अलावा दोस्तों स्विनबर्न और एडवर्ड फिट्जजेरल्ड, ये भी विक्टोरियन पोएट्री में इन लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अब विक्टोरियन एज में इतनी सारी पोएट्री लिखी गई, लेकिन फिर भी ये एज अपने नोवेल्स की वजह से जानी जाती है। लेकिन नोवेल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को रोमांटिक एज के कुछ प्रोज राइटर्स के बारे में बताऊंगा, जिनको मैंने बीच में छोड़ दिया, जैसे चार्ल्स लैम। दोस्तों चार्ल्स लैम, इन्होंने अपना करियर एज ए पोएट शुरू किया था एसटी कॉलरिज के साथ में, लेकिन किस्मत में इनके एसेज लिखे हुए थे, तो इन्होंने अपना कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया जैसा कलेक्शन लिखा। इनके एसेज दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे यूनिक है, तो इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। इनके अलावा विलियम हैजलिट, जो कि शेक्सपियर के प्लेज के कैरेक्टर्स का एनालिसिस करते थे। दोस्तों थॉमस मैकावले, जॉन रस्किन और मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी अच्छे खासे एसेज लिखे हैं। दोस्तों लुइस कैरोल भी इस वक्त एसेज लिखा करते थे। इनके अलावा अब मैं बात करता हूं इस टाइम के विक्टोरियन नोवेलिस्ट की। दोस्तों विक्टोरियन नोवेल्स के शुरू होने से पहले जेन ऑस्टन ने अपनी नोवेल्स को लिखना शुरू कर दिया था, रोमांटिक एज में ही शुरू कर दिया था। वो अपनी 6 नोवेल्स की वजह से जानी जाती है, जिनका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थएंगर एबे, एमा, मैन्सफील्ड पार्क और परसुएशन। ये उनकी 6 नोवेल्स हैं। और सर वॉल्टर स्कॉट ने भी इसी टाइम पर, यानी कि रोमांटिक एज में ही हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों आती है विक्टोरियन एज नोवेल्स की। नोवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई दोस्तों इस वक्त चार्ल्स डिकेंस के साथ में। उनके जो कैरेक्टर्स थे नोवेल्स के, चार्ल्स डिकेंस जो थे इस टाइम के फेमस नोवेलिस्ट थे, उनके कैरेक्टर्स को एक बार देखने के बाद कोई भूल नहीं सकता। वो अपने कैरेक्टर्स की वजह से बहुत जाने जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस दोस्तों अपने लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा अपने जीते जी सबसे ज़्यादा फेम हासिल करने वाले ऑथर थे। इनकी शुरुआती नोवेल्स थी द पिकविक पेपर्स और स्केचेस ऑफ बॉज। बॉज दोस्तों ये खुद का नाम बताते थे पहले। दोस्तों इस वक्त चार्ल्स डिकेंस के कंपटीशन में थे विलियम मैकपीस थैकरे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था इंडिया में, कलकत्ता में, और इनकी फेमस नोवेल का नाम है वैनिटी फेयर। क्योंकि जिस वक्त ये जीनियस आदमी अपनी नोवेल्स लिख रहा था, उस वक्त चार्ल्स डिकेंस की फेम बहुत ज़्यादा थी, तो इनको बढ़ने में, विलियम मैकपीस थैकरे को बढ़ने में बहुत टाइम लग गया। मतलब धीरे धीरे ही इन्होंने ग्रो किया। इनके अलावा दोस्तों ब्रॉन्टी सिस्टर, शैर्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी, इन तीनों ने अपनी अपनी एक एक फेमस नोवेल्स लिखी। दोस्तों ये एक आयरिश क्लर्जीमैन की बेटियां थी। एमिली ब्रॉन्टी ने अपना फेमस वर्क वदरिंग हाइट्स लिखा और एन ब्रॉन्टी ने द टेनेंट ऑफ विंडफेल हॉल, और दोस्तों शैर्लोट ब्रॉन्टी ने जैन आयर। इन तीनों के अलावा एक वुमेन और थी इस एज में, जो कि जिसका नाम था मैरी एन एवांस, जो अपनी नोवेल्स को जॉर्ज इलियट नाम से पब्लिश करवाती थी। जॉर्ज इलियट के फेमस वर्क है एडम बेड, जो इनकी फर्स्ट नोवेल भी थी, मिल ऑन द फ्लॉज, जो कि बहुत हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, और मिडल मार्च। इनके अलावा और अगर मैं वुमेन नोवेलिस्ट की बात करूं तो मैरी शैले। दोस्तों इनको विक्टोरियंस में नहीं, रोमांटिक्स में गिना जाएगा। ये पीबी शैले की वाइफ थी। इन्होंने अपनी फेमस नोवेल लिखी थी फ्रैंकेनस्टीन,
जो कि एक साइंस फिक्शन नोवेल है और पहला प्रयास था दोस्तों ये इंग्लिश लिटरेचर में साइंस फिक्शन लिखने का। विक्टोरियन नोवेलिस्ट में दोस्तों थॉमस हार्डी, हर टाइप के रीडर को थॉमस हार्डी की नोवेल्स बहुत पसंद है। थॉमस हार्डी एक पोएट थे, नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने अपनी नोवेल्स में एक वेसेक्स नाम की जगह को जन्म दिया है, मतलब ये अपनी हर नोवेल की सेटिंग वेसेक्स नाम की जगह पर रखते थे। इनकी फेमस नोवेल्स हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डेयरडेविल्स। इस नोवेल को शुरू में पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों जोसेफ कॉनरेड, ये एक पॉलिश राइटर थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। बाद में इन्होंने इंग्लिश सीखकर इंग्लिश लिटरेचर को बहुत सारे फेमस वर्क्स दिए, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब दोस्तों इसी के साथ 1901 आते आते क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ में, इतना लंबा राज करने के बाद में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई और इसी के साथ विक्टोरियन एज भी खत्म होती है, 20th सेंचुरी चालू होती है। इस टाइम पर दोस्तों कुछ ऐसे पोएट्स भी थे, कुछ ऐसे नोवेलिस्ट भी थे जो विक्टोरियन एज में भी थे और 20th सेंचुरी में भी थे, जैसे थॉमस हार्डी और जोसेफ कॉनरेड। दोस्तों 20th सेंचुरी शुरू होने के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़े पोएट थे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था इंडिया में, बॉम्बे में, फिर ये चले गए लाहौर और वहाँ एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन गए। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक प्रोलिफिक राइटर थे। इसका मतलब होता है ऐसा राइटर जो बहुत सारे वर्क्स लिखे। तो रुडयार्ड किपलिंग इसी के साथ साथ कॉलोनाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते थे और गोरी चमड़ी वालों को बहुत ऊपर मानते थे सबसे। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं किम और लाइफ्स हैंडीकैप और सबसे ज़रूरी वर्क द जंगल बुक, जिन पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है इस वर्क पर। इनके अलावा दोस्तों इसी टाइम पर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे E.M. फॉस्टर, जो कि दोस्तों जिन्होंने ज़िंदगी में 5 ही नोवेल्स लिखी थी। उन 5 नोवेल्स में है ये लास्ट वाली नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। दोस्तों ये लास्ट वाली नोवेल ने इंडियंस और इंग्लिश लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स को दिखाया है और ये E.M. फॉस्टर की सबसे ज़्यादा फेमस नोवेल है दोस्तों। इसके बाद H.G. वेल्स, दोस्तों H.G. वेल्स साइंस फिक्शन नोवेल्स को लिखा करते थे। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ जर्नलिस्ट और बाद में ये नोवेल्स में आ गए। इनकी नोवेल्स के नाम सुनो, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, फर्स्ट मैन इन द मून। तो इस टाइप की साइंस फिक्शन नोवेल्स ये लिखा करते थे। और दोस्तों इनके बाद आए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नोवेलिस्ट D.H. लॉरेंस, जिनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इन्होंने 40 से ज़्यादा फिक्शन ऑफ वॉल्यूम्स को प्रोड्यूस किया था। इनका पहला वर्क था द वाइट पिकॉक और इनका सबसे पॉपुलर वर्क था सन्स एंड लवर्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है दोस्तों। माँ बेटों के रिलेशनशिप को दिखाती है, ये रिश्तों को दिखाती है नोवेल। इसकी वजह से इस नोवेल पर बैन था। इसके अलावा D.H. लॉरेंस की एक नोवेल है रेनबो और लेडी चैटरलेस लवर। इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी होते थे दोस्तों। इनके बाद जेम्स जॉयस, जो कि एक सोशल नोवेलिस्ट थे और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखते थे। इनका जन्म डबलिन में हुआ था, तो इनका पहला वर्क था डबलिनर्स। और इनके 2 सबसे फेमस वर्क्स हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, और इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्क है यूलिसिस, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इस वर्क को लिखा गया है दोस्तों। इन्हीं की तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखने वाली एक और ऑथर वर्जीनिया वुल्फ, जो कि नोवेलिस्ट होने के साथ साथ एक लिटरेरी क्रिटिक भी थी। इन्होंने कल्चरल सब्जेक्ट पर भी अपने बहुत सारे एसेज लिखे हैं दोस्तों। वर्जीनिया वुल्फ ने एसेज भी लिखे हैं दोस्तों जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पॉपुलर किया था। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल का सबसे फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में एनिमल फार्म, जो कि एक पॉलिटिकल एलेगरी है, और 1984। ये 2 इनके सबसे फेमस वर्क्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। विलियम गोल्डिंग दोस्तों इंसान के रियल नेचर के साथ में डील करते थे, यानी कि इंसान का जो रियल नेचर होता है उसका जंगली बना, उसके साथ में डील करते थे। इनका सबसे फेमस वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और द स्कॉर्पियन गॉड। इनके अलावा दोस्तों इसी टाइम के एक फेमस रियलिस्ट जिनका नाम था सॉमरसेट मॉम। ये तो हो गई 20th सेंचुरी की नोवेल्स की बात। अब मैं बात करता हूँ 20th सेंचुरी के ड्रामा की बात। अब 100 सालों तक दोस्तों ड्रामा गायब सा हो गया था। हेनरिक इब्सन ने लिखे थे ड्रामाज, लेकिन वो एक नॉर्वेजियन ऑथर थे। अब मैं आपको बताऊं इस एज में 20th सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वापस आ गई ड्रामा की। जैसे नोवेल्स में कुछ बदलाव हुए, खुद को चेंज किया नोवेल्स ने, वैसे ड्रामाज ने भी खुद को चेंज किया। ड्रामाज लिखने में सबसे बड़ा नाम है जॉन गाल्सवर्दी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ड्रामाज में उन लोगों की तरफ कुछ ज़्यादा सिंपैथी दिखाई जो कि सोशल इनजस्टिस के शिकार होते थे। इनके फेमस वर्क्स हैं द सिल्वर बॉक्स और जस्टिस, और इनका सबसे ज़रूरी वर्क फॉर्साइट सागा।
इनके अलावा दोस्तों बड़ा नाम है इस वक्त के ड्रामाज में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। ये तो 20th सेंचुरी में सबसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने अपने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़रूरी प्लेज हैं आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन। और भी बहुत सारे बड़े प्लेज हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपसेट थिएटर भी इसी टाइम पर पॉपुलर हुआ था। उसमें सैमुअल बेकेट, जो कि अपसेट थिएटर के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा था वेटिंग फॉर गॉडॉट और एंड गेम। इनसे इन्फ्लुएंस होकर इसी टाइम पर हारोल्ड पिंटर ने भी अपना वर्क लिखा, अपसेट ड्रामा को लिखना शुरू किया, द बर्थडे पार्टी। और दोस्तों आप ध्यान देना, जेम्स ऑसबॉर्न जिन्होंने लिखा था लुक बैक इन एंगर को, प्ले को। और दोस्तों यही इसी टाइम पर इसी प्ले में से इन्होंने एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉनिक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम था एंग्री यंग मैन, जो हमने बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को दे रखा है जो नाम एंग्री यंग मैन। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल करके आया है? जेम्स ऑसबॉर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से। इनके अलावा दोस्तों टी.एस. एलियट ने भी ड्रामाज में अपना हाथ आजमाया। जैसे इन्होंने 7 ड्रामाज लिखे थे, जिसमें से 2 ड्रामाज बहुत ही पॉपुलर हैं, मर्डर इन कैथीड्रल जिसको मैंने कवर कर रखा है, और एक है कॉकटेल पार्टी। इनके अलावा बर्टल ब्रैक्ट और जे.बी. प्रिस्ली का भी बहुत बड़ा नाम है 20th सेंचुरी के ड्रामाज में। अब बसती है 20th सेंचुरी की पोएट्री। दोस्तों 20th सेंचुरी की पोएट्री में सबसे बड़ा नाम है विलियम बटलर यीट्स का, जो कि स्पिरिचुअलिटी पर बड़ा फोकस करते थे। इनको साइंटिफिक चीज़ें पसंद नहीं थी, साइंटिफिक और रीजनिंग चीज़ों पे ये थोड़ा कम फोकस करते थे, और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट पोएट्स थे दोस्तों 20th सेंचुरी के। ये फेरीज और मैजिक वगैरह में ज़्यादा मानते थे, क्योंकि इन्होंने इंडियन फिलोसॉफी को, वेदों को पढ़ रखा था। दोस्तों टी.एस. एलियट जिनका सबसे फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, और ये इस एज की सबसे ज़रूरी पोएम है दोस्तों द वेस्टलैंड। 20th सेंचुरी का मास्टर वर्क है ये, सबसे ज़रूरी पोएम है ये। बहुत ही डिफिकल्ट पोएम है, लेकिन इस पोएम का जनरल एम बहुत ही क्लियर है दोस्तों। इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर रखा है अपने चैनल पर। दोस्तों W.H. ऑर्डन वो अपनी पोएट्री में बड़े एक्सपेरिमेंट करते थे। इन्होंने यीट्स की डेथ पर एक एलिजी भी लिखी है दोस्तों। थॉमस हार्डी ने भी 20th सेंचुरी में अपनी कुछ पोएम्स लिखी है। दरअसल थॉमस हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एक पोएट के रूप में विक्टोरियन एज के अंदर, लेकिन विक्टोरियन एज के अंदर इनको कोई इनके पोएटिक वर्क्स को छापने के लिए इनको पब्लिशर नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने 20th सेंचुरी में आकर अपनी पोएम्स छपवाई। लेकिन बहुत ही फेमस पोएम्स थी दोस्तों इनकी, जैसे द डार्कलिंग थ्रश, वैसेक्स पोएम्स, विंटर वर्ल्ड्स और कलेक्टेड पोएम्स। इनके अलावा G.M. हॉपकिंस जो कि विक्टोरियन एज के पोएट थे, लेकिन इनकी पोएट्री पब्लिश हुई थी मॉडर्न एज में जाकर। बड़े ही यूनिक पोएट थे दोस्तों इंग्लिश पोएट्री में ये। इन्होंने राइटिंग टेक्निक को बिल्कुल, इनकी जो राइटिंग टेक्निक थी वो एकदम अनकन्वेंशनल थी, और इन्होंने क्या किया था, सोनेट का साइज छोटा कर दिया था। 14 लाइनों की सोनेट होती है, इन्होंने 10 साढ़े 10 लाइनों की कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों डैलन थॉमस जो कि मानते थे कि पोएट्री में इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ह्यूमन बॉडी, सेक्स और इमेजिनरी पर लिखना पसंद करते थे। दोस्तों ये तो हो गई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वॉर पोएट्स के बारे में। वॉर पोएट्स में दोस्तों 3 बड़े नाम हैं, जिनमें नाम है सबसे पहले रूपर्ट